हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 और चैप्टर 9 किसका है? क्लास 12 और क्लास 12 के अंदर केमिस्ट्री। अगर हम बात करें केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर जो है वो 9, उस 9 नंबर चैप्टर का नाम जो है वो आपके पास में होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मीन्स आपके पास में इसका नाम जो है वो है उपसहसंयोजक यौगिक। कुल मिला के इनऑर्गेनिक के अंदर आपके पास में 3 प्रकार के अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अकार्बनिक यौगिक जो है ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होते हैं, अकार्बनिक यौगिक। और अकार्बनिक यौगिक आपके पास में कुल मिला के 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपके पास में जो यौगिक होता है अकार्बनिक, उसका नाम होता है साधारण लवण, साधारण लवण, सिंपल सॉल्ट। दूसरा होता है आपके पास में जिसको बोलते हैं द्विक लवण। और तीसरा जो आपके पास में होगा उसको आप बोलोगे संकुल यौगिक। मतलब आपके पास जो चैप्टर है उस चैप्टर में कुल मिला के बात जो होगी वो इन यौगिकों की होगी, संकुल यौगिकों की। अगर अपन बात करें साधारण लवणों की, तो आप इसकी परिभाषा किस प्रकार से याद करोगे? साधारण लवण यानी ऐसे लवण वे अकार्बनिक यौगिक जिनका जो निर्माण होता है वो अम्ल और क्षार दोनों के मिलने से हो, ऐसे लवण कहलाएंगे साधारण लवण। मीन्स आपके पास में एक तो होगा अम्ल और एक क्या होगा? क्षार। इन दोनों के निर्माण से बनेगा साधारण लवण। अम्ल के रूप में जैसे आप ले लिया HCl और क्षार के रूप में आप ले लिया जैसे NaOH। तो यहाँ से आपके पास में एक यौगिक बनेगा और उस यौगिक का नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं सिंपल सोल्ट, साधारण लवण, जिसका निर्माण कहाँ से हुआ है? एक अम्ल और एक क्या बन रहा है? क्षार। जब आप इस लवण को जल में वियोजित करते हो तो ये आयन जो होंगे वो टूट जाएंगे, Na पॉजिटिव और Cl माइनस। तो अपने ही आयनों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और इनका प्रयोगशाला में जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? संभव होता है। तो ये बात थी साधारण लवणों की। दूसरी बात करते हैं अपन द्विक लवणों की कि द्विक लवण किसको कहा जाता है? यानी ऐसे अकार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण 2 लवणों से मिलकर बना होता है उसको आप बोलोगे द्विक लवण या डबल सॉल्ट। और इनकी खासियत ये होती है कि ऐसे लवणों में क्रिस्टलीय जल प्रेजेंट होता है। जैसे ही आप इनको जल में वियोजित करोगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएंगे और इनका भी टेस्ट जो होगा, परीक्षण जो होगा वो प्रयोगशाला में संभव होता है। जैसे अपन द्विक लवणों की बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा फिटकरी। फिटकरी जो होती है इसके अंदर आपके पास देखो क्या फॉर्मूला होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइस और 24H2O। इसमें जैसे ही आप देखोगे, देखो फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है? H2। H2 का मतलब हो गया कि आपके पास में कौन सा जल प्रेजेंट है? क्रिस्टलीय जल। और अगर आप इसको किस पे डिजोल्व करोगे? जल में घोल दोगे। फिटकरी को जल में आप डिजोल्व करोगे तो ये 2 आयनों में टूट जाएगा और टूटने की वजह से इसका टेस्ट भी जो होगा प्रयोगशाला में क्या होगा? संभव। लेकिन आपके पास में अगला यौगिक है संकुल यौगिक।
संकुल यौगिक आप किसको कहोगे कि ऐसे अकार्बनिक यौगिक जहां पे आपके पास कुछ इस प्रकार से अणु होंगे K4FeCN, जैसे मान लो इस प्रकार का कोई कंपाउंड प्रेजेंट है। इस कंपाउंड में आपके पास में जो आपको दिख रहा है कंपाउंड, इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं संकुल यौगिक। यानी संकुल यौगिकों को अगर आप जल में वियोजित करोगे तो यहाँ पे पोटेशियम आयन कितने हैं, 4। पोटेशियम आयन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और इस जगह आपके पास में FeCN6 जो है वो आपके पास में कितने आयन लेके आ रहा है, -4। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस आपके पास जो एक प्रकार से कोष्टक है क्षेत्र, इस क्षेत्र के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, -4। और अगर आप इनको आगे जल में वियोजित करोगे H2 के अंदर, आगे और आयनों में नहीं टूटेगा, मतलब इनका लिक्विड टेस्ट परीक्षण या संभव नहीं है। ये आपके पास होता है संकुल यौगिक। मतलब संकुल यौगिकों को आप जैसे जल में डिसॉल्व करोगे, इस संकुल आयनों के अंदर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और जैसे ही संकुल आयनों को आप फिर से जल में डालोगे तो ये आयनों में आगे नहीं टूटेंगे, मतलब इनका लैब में परीक्षण संभव नहीं है। तो सारा चैप्टर जो है इन्हीं पे डिपेंड है, संकुल यौगिकों के अंदर। हाँ, अपन इसी चैप्टर के आगे क्वेश्चन को देखते हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित शब्दावली मोस्ट है, किस प्रकार से कौन कौन से वर्ड काम में आएंगे इस चैप्टर के अंदर। देखो, आपके पास में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें इस प्रकार से, जैसे आपके पास था K4FeCN6, इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है। आपसे पूछे कि आपके पास में जो ये क्षेत्र दिख रहा है कोष्टक वाला क्षेत्र, इस कोष्टक वाले क्षेत्र को बोलते हैं समन्वय क्षेत्र। समन्वय क्षेत्र, इसका दूसरा नाम होता है उपसहसंयोजक क्षेत्र। यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें धातु तथा लिगेंड दोनों उपस्थित हो, उस क्षेत्र को कहते हैं समन्वय क्षेत्र या उपसहसंयोजक क्षेत्र। यहाँ आपके पास में ये जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, सबसे पहले इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। जस्ट इसके पास में जो कोष्टक में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं लिगेंड। और इस की जो संख्या होती है, इस संख्या को बोलते हैं उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या। दोनों नाम बोल सकते हो आप, उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या। अब आपके पास में जो इससे संबंधित शब्दावलियां होती हैं, वो सबसे पहली शब्दावली होती है नंबर 1 समन्वय क्षेत्र। समन्वय क्षेत्र आप कहोगे कि ऐसा क्षेत्र जिसमें धातु तथा लिगेंड उपस्थित हो, उस क्षेत्र को हम उपसहसंयोजक में क्या बोलते हैं, समन्वय क्षेत्र। और ये समन्वय क्षेत्र दो प्रकार का होता है। एक तो आपके पास में होता है, यहाँ पे इसका नाम होमो, और एक होता है हेटेरो। होमो का मतलब होता है आपके पास में अगर इस समन्वय क्षेत्र के अंदर धातु से जुड़ने वाले सभी लिगेंड एक जैसे हो, वो कहलाते हैं उनका किस प्रकार का क्षेत्र, होमोलेप्टिक संकुल। और दूसरा होता है हेटेरोलेप्टिक संकुल, यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें धातु से जुड़ने वाले लिगेंड्स जो होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे, उसको आप बोलोगे
हेट्रोलेप्टिक संकुल। आगे बात समझ में, तो ऐसे संकुल जिसमें समन्वय क्षेत्र में धातु से जुड़ने वाले लिगेंड अगर एक जैसे हो तब आप उसको बोलोगे होमोलेप्टिक संकुल, और अगर इस धातु से जुड़ने वाले लिगेंड्स अलग अलग प्रकार के हो तब आप उसको बोलोगे हेट्रोलेप्टिक संकुल। जैसे मान लो एग्जांपल्स की बात करें, किसको आप होमोलेप्टिक बोलोगे, आपके पास में यहाँ पे कोई धातु है आयरन Fe, और इसके साथ में जुड़ने वाले क्षय क्या है क्लोरीन, मतलब इस धातु से एक समान जो क्लोरीन है वही सारे के सारे जुड़े हुए हैं। एक ऐसा संकुल हो गया होमोलेप्टिक संकुल। इसी प्रकार से हेट्रोलेप्टिक संकुल की बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आपके पास में यहाँ लिखा Fe, आपने लिखा Cl3 और आगे लिख दिया Br3। देख सकते हो ये संख्या समान है 3 + 3 6, लेकिन धातु से जुड़ने वाले 3 लिगेंड एक जैसे हैं और 3 लिगेंड एक जैसे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके पास में धातु से जुड़ने वाले लिगेंड जो है वो अलग अलग प्रकार के हो चुके हैं। तो ये किस प्रकार का संकुल कहलाएगा, हेट्रोलेप्टिक संकुल। आगे बात करते हैं अपन इसके अंदर दूसरी टर्म्स क्या है। दूसरी टर्म्स की बात करें तो अपन दूसरी टर्म्स लेते हैं उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या। आप समन्वय संख्या किसको बोलोगे कि ऐसे आप कह सकते हो कि धातु परमाणु से जुड़ने वाले दाता परमाणुओं की संख्या वो क्या कहलाती है, उपसहसंयोजक संख्या। मतलब आपके पास में यहाँ एक आयरन से कितने सेल जुड़ेंगे 6, इस 6 को आप बोलोगे उपसहसंयोजक संख्या, दाता परमाणुओं की संख्या। यहाँ तुमसे पूछे बताओ इस संकुल में टोटल समन्वय संख्या कितनी है। देखो एक धातु से जुड़ने वाले 3 लिगेंड एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, टोटल आपके पास में संख्या कितनी हो गई 6। ये दाता परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, आपके पास में समन्वय संख्या। एक इस आपके पास में उपसहसंयोजक क्षेत्र जो होता है इसके बाहर वाले क्षेत्र को बोलते हैं आयन मंडल। क्या कहा जाता है, आयन मंडल, जिसमें आयन प्रेजेंट होते हैं। और आयनों की बात करें तो इस क्षेत्र के बिल्कुल बाहर की तरफ जो होगा बिल्कुल लेफ्ट तरफ वो तो हमेशा धनायन होगा, और इसके राइट साइड जो भी आएगा वो कौन होगा, ऋणायन होगा। ध्यान रखना, इस प्रकार से इसको कहा जाएगा आयन मंडल। नेक्स्ट हम बात करें अपन किसकी, लिगेंड से। लिगेंड किसको बोलते हैं कि आपके पास में जो धातु परमाणु होते हैं उन धातु परमाणु से जुड़ने वाले जो दाता परमाणु होते हैं उन दाता परमाणुओं को क्या कहा जाता है, लिगेंड कहा जाता है। और ये लिगेंड जो होते हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती है। क्या विशेषताएं होती है कि आपके पास में जो लिगेंड होंगे पहली बार किसका काम कर रहे हैं, दाता परमाणु का, यानी हमेशा लिगेंड का काम होगा धातु से जुड़ने का। दूसरी बात हम इनको क्या बोलते हैं, लुईस क्षार इसको बोलते हैं। लुईस क्षार क्यों बोलते हैं, ऐसे आपके पास में कंपाउंड्स होंगे, यौगिक होंगे जो धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर या एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, इलेक्ट्रॉन देने का काम करें, उनको बोलते हैं लुईस क्षार। जैसे बात करें अमोनिया की, NH3, अमोनिया का मॉलिक्यूल जो होगा वो एज ए लिगेंड की तरह बिहेव कैसे करेगा। देखो अमोनिया में परमाणु आपके पास में देखो कौन आ रहा है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो होता है इस नाइट्रोजन को कितने हाइड्रोजन से जोड़ रखा है, 3 से। देख सकते हो आप नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। अगर बात करें इसमें उपस्थित संयुक्ता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो संयुक्ता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है नाइट्रोजन के पास में 5 होती है। आप देखोगे इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3।
और 3 जुड़े हुए हैं, बाकी इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2। 2 इलेक्ट्रॉन के युग्म को क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास में एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बन चुका है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का युग्म, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी भी धातु के साथ में डोनेट कर सकता है। इस वजह से अमोनिया का मॉलिक्यूल भी एक प्रकार से लुईस क्षार कहलाएगा। जितने भी लुईस क्षार होते हैं वो किसकी श्रेणी में आएंगे? एज ए लिगेंड। आगे हम बात करते हैं कि लिगेंडों का वर्गीकरण, और अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसके लिए